देखो, भाषा और पाठ्यक्रम में हमने भाषा के कार्य, उसकी पृष्ठभूमि और महत्व, ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद मैंने आगे कल आपको बताया था कि जैसे भाषा के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा का क्षेत्र, क्षेत्र में भी मैंने थोड़ा बता दिया था कि किस तरह से भाषा के क्षेत्र को डिवाइड किया गया है, किस तरह से जैसे भाषाएं हैं उनको संविधान में मान्यता दी गई है। हालांकि बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं, इसीलिए हमारे देश को विविधता में एकता वाला जो विविधता में एकता की तरह से जो कहा जाता है कि विविध भाषाएं हैं फिर भी यहाँ एकता है, तो वो किससे है कि एक जैसे जो हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी भाषा के माध्यम से सभी व्यक्ति हैं जो अपने विचार विमर्श है, जो विचार है उनको व्यक्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो एकता का मूल आधार हो जाती है। इस तरह से एक भाषा तो एकता के प्रदान करने में सहायता करती है, लेकिन जो विविधता वाली बात है, अर्थात बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं, इसीलिए इस तरह की बात कही गई है। और ये मैंने बता दिया था कि जैसे संविधान में कुल जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है, स्वीकृत किया गया है संविधान की दृष्टि से, तो उनमें के अलावा भी जैसे जो भाषा का क्षेत्र है, फिर जो भाषाएं इसमें दी गई हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, जैसे भाषा के क्षेत्र में हमें कुछ क्षेत्र के आधार पर भाषाओं का वर्णन करना है, समझना है। तो यहाँ क्षेत्र इन्होंने इस तरह से बताए हैं, 3 श्रेणियां जैसे मैंने कल आपको बताई थी। एक तो जो पहली श्रेणी है इंडो आर्यन भाषाएं, इंडो आर्यन भाषाएं, और जो दूसरी थी वो मैंने बता दी थी द्रविड़ भाषा है, फिर तिब्बती, चीनी, तमिल, छोटी भाषा, इस तरह से और ऑस्ट्रिक भाषा, इनके बारे में बताया था कि ये सभी हैं। मुख्य रूप से 3 श्रेणी है, इंडो आर्यन, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक भाषाएं। फिर और भी तरह की अन्य भाषाएं हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो इनके बारे में कल बता दिया था, तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं, इंडो आर्यन भाषाएं। तो इसमें हमने बात की थी कि जो 12 भाषाएं हैं उनको इसमें स्थान दिया गया है, कोई 12 भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया है। इनमें से जैसे जो सबसे पहले है हिंदी भाषा को ही रखा गया है, और एक तरह से ये बताया गया कि जैसे जो प्राचीन काल की भाषा है वह तो संस्कृत ही रही है, और जो आर्य लोगों के आने के प्रभाव से भी इन भाषाओं का विकास हुआ है, इसीलिए शायद एक तरीके से ये नाम इन भाषाओं को दे दिया गया है कि आर्यों के आगमन से इंडिया में जैसे इन भाषाओं का विकास रहा होगा। वैसे तो प्राचीन काल से संस्कृत चली आ ही रही थी, इसीलिए इन 12 भाषाओं को इंडो आर्यन भाषा कह दिया जाता है। तो जो पहली भाषा है वो है हिंदी। तो हिंदी भाषा के बारे में वैसे और ज्यादा बताने की इसलिए आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, और इसके बारे में हम कई सालों से पढ़ रहे हैं। कई साल से अर्थात जब से हमने विद्यालय में प्रवेश लिया है, हम तभी से हिंदी भाषा को पढ़ते आ रहे हैं। प्रारंभ में छोटे स्तर से पढ़ा है, थोड़े बड़े स्तर पर आगे पर हमने हिंदी भाषा के इतिहास को भी पढ़ा है, किस किस तरह से इसका विकास हुआ है या कहाँ कहाँ यह बोली जाती है। और लेकिन हमें यहाँ इतने विस्तृत रूप में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ी सी डिटेल यहाँ बतानी है कि जैसे हिंदी है राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बोली जाती है, जिन्हें हिंदी क्षेत्र भी कह दिया जाता है। जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ नाम बता देंगे हम, है ना। जैसे इन्हें हिंदी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। हालांकि हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, इसके अलावा इनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भी है, अपने राज्य की कुछ भाषाएं भी है, लेकिन इनके अलावा
हिंदी को जैसे मुख्य रूप से बोला जाता है, इसीलिए इन्हें हिंदी क्षेत्र कह दिया जाता है। अब जैसे हिंदी की थोड़ी और आगे बात करें तो हिंदी भाषा को भी दो भागों में और बांट दिया जाता है, जैसे पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। जैसे वैसे और विस्तृत बात करें तो कहाँ से विकास हुआ है, जैसे शौचालय अपभ्रंश है, पहले भाषा चला करती थी, जैसे प्राकृत भाषा प्रारंभ में बोली जाती थी, पाली बोली जाती थी, धीरे धीरे विकसित होते हुए प्राकृत, फिर अपभ्रंश भाषा, फिर अपभ्रंश का और परिष्कृत आवहट्ट हुआ, और उसके बाद जैसे हिंदी का प्रॉपर जैसे जो जिस रूप में बोली जाती है उसका परिष्कृत परिमार्जित रूप में विकास हुआ। तो इस दृष्टि से हालांकि वो बहुत सारी डिटेल है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम केवल इतना पढ़ेंगे जिसमें कि हमें भाषा का क्षेत्र दिया है तो उसमें मुख्य मुख्य भाषाओं के नाम लिखेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे, जिससे हमारे भाषा के क्षेत्र का जो आंसर है जो लिखना है वह पूरा हो जाएगा। बस इतना हमें पढ़ना है। तो अब इसमें हम ये बता देंगे, जैसे जो पूर्वी हिंदी है इसमें कौन कौन सी भाषा है, जैसे बघेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। इसी तरह से जो पश्चिमी हिंदी है इसमें 5 भाषाओं को लिया गया है। इसमें पहले जो खड़ी बोली जिसे हिंदुस्तानी भाषा भी कहते हैं, और वही भाषा जो कि प्रचलन में भी है, तो ये तो है पहली खड़ी बोली। ब्रज, बांगरू, इसे हरियाणवी भाषा भी कहा जाता है, हरियाणा क्षेत्र में प्रचलित है तो इसलिए बांगरू और हरियाणवी दोनों कह देते हैं। इसके अलावा कन्नौजी और बुंदेली, कन्नौजी व बुंदेली, ठीक है। इस तरह से हिंदी भाषा में इन भाषाओं को माना गया है, और इस तरह से बता देंगे ये हिंदी के क्षेत्र है और इस भाषा को इन 2 भाषाओं के रूप में माना जाता है, और इन भाषाओं में ये भाषाएं मानी गई है। इसके अलावा भी हम और जैसे देखते हैं कि ज्यादातर हिंदी भाषा का किस तरह से प्रयोग होता है, किस प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग लिया जाता है, या किस तरह से राज्य प्रशासन कार्य भी उसमें होता है, तो आवश्यकता के अनुसार बस हम इतना इसमें बता देंगे। इसी तरह से जैसे हिंदी के बाद दूसरी भाषा है, तो इंडो आर्यन भाषा में हमने 12 भाषाओं की बात की है, उसमें से जो दूसरी भाषा हम लेंगे वो कौन सी है, उर्दू भाषा। जैसे उर्दू भाषा की बात करें, इसका जो अर्थ वैसे लिया जाता है रेखता या बाजार से भी लिया जाता है, इसको रेखता भी कहा जाता था प्राचीन काल में, या इसका जो अर्थ लिया जाता था वो बाजार से भी लिया जाता था। और एक तरह से ये कहें कि जो उर्दू भाषा है वो लगभग हिंदी भाषा से मिलती जुलती है, केवल जो अंतर है वो किसका है, शब्द और वाक्य विन्यास का है, या कहें शब्द में वाक्य विन्यास या व्याकरण। व्याकरण का अंतर है, शब्दावली का अंतर है, बाकी इसको हिंदी भाषा की तरह माना गया है। ये भी माना गया है कि जैसे इसका विकास है वह दक्कन में हुआ है, जो विकास है वह
दक्कन में बताया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है इस भाषा के बारे में, क्योंकि जैसे उर्दू भाषा है, ये अधिकांशतः जो मुगल काल था, मुगल काल में अधिक इसका विकास हुआ है, क्योंकि जैसे हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि कई सारी रचनाएं हैं उस समय जो मुस्लिम आक्रांता भारत में आए थे, तो उन्होंने जो अपने उनके द्वारा जो भी साहित्य रचा गया, तो ज्यादातर उनकी भाषा जैसे उर्दू भाषा रही थी। तो कई लोग हैं ऐसे, कई शिक्षाविद हैं, जैसे ये मान भी लेते हैं कि जो उर्दू भाषा है वो मुस्लिम लोगों की ही भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है, या कहेंगे यह उन्हीं के द्वारा यहाँ आई है। ऐसा नहीं है। उर्दू भाषा भारत में प्रारंभिक काल से ही जैसे प्रचलित रही है। हाँ, ये है कि जैसे मुस्लिम साहित्य जो है वो इसी भाषा में लिखा गया है। हालांकि ये लोग जो रहने के लिए केवल बाहर से ही नहीं, एक तरह से यहाँ भी रह रहे थे, तो इस दृष्टि से भी कई शिक्षाविद इस चीज को मान लेते हैं कि जैसे ये भाषा है कि प्रारंभ से ही जैसे भारत की भाषा रही है, पूर्ण तरह से एक भारतीय भाषा है और हिंदुस्तानी भाषा की भी एक उपशाखा है। इस तरह से भी जो शिक्षाविद हैं या भाषाविद हैं वो मान लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इसे केवल मुसलमानों की भाषा के रूप में भी देखते हैं कि केवल यह मुसलमानों की ही भाषा है। अब अभी जैसे जो भाषा है वह राजस्थानी है, ये तो दूसरी हो गई। अब तीसरी हम राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थानी भाषा है, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, हमारा राज्य, हमारा स्टेट राजस्थान ही है, तो इस भाषा के बारे में और अधिक विस्तृत बताने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसमें लिखना क्या है वो हमें समझना है कि राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी है। एक विशेष रूप से जैसे इसमें जिस भाषा का प्रचलन रहा है, कौन सा है वो? मारवाड़ी। हालांकि इसकी भी और शाखाएं हैं, अभी बता रही हूँ कि जो मारवाड़ी भाषा है इसी में अधिक साहित्य की रचना हुई, अधिक बोलने में भी आती है, और प्राय राजस्थानी को मारवाड़ी कहकर भी संबोधित कर दिया जाता है। हालांकि यह इसकी एक उपशाखा है। राजस्थानी भाषा में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली है, जयपुर नहीं, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, उधर के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित आता है, वहाँ मारवाड़ी होती है। ऐसे ही जयपुर क्षेत्र में जो बोली जाती है, जयपुर से अर्थात जयपुर का क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र, उसे जयपुरी या ढूंढाड़ी कह दिया जाता है। जयपुरी या ढूंढाड़ी कहा जाता है। इसी तरह से अलवर जो मेवात क्षेत्र है या इसके आसपास के क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है, या मेवात क्षेत्र, तो वहां कौन सी भाषा बोली जा रही है? वो मेवाती है। इसी तरह से जो मालवा क्षेत्र में बोली जा रही है, जैसे कोटा, झालावाड़ आदि है, तो वहां जो भाषा बोली जा रही है उसे मालवी कह दिया गया है। देखो, सभी राजस्थानी भाषा की शाखाएं ये। इसी तरह से और भी है, जैसे जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जा रही है, जैसे चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, नागौर है, तो इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जा रही है उसे मेवाड़ी कह दिया जाता है। इस तरह से ये सभी शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं ये सभी, जो राजस्थानी भाषा की है। अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान की भी अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने के कारण इनके अलग अलग नाम हैं। फिर इनकी भी कई और उप शाखाएं हो जाती है, निमाड़ी, मठवाड़ी, इस तरह से बहुत सारी है, तो वो उनकी डिटेल की हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। हमें केवल यही बताना है कि राजस्थानी भाषा राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है, और इस प्रकार से इसकी ये उप शाखाएं हैं, और इस तरह से ये इन क्षेत्रों में ये उप शाखाएं हैं जो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और जो उपन्यास, कहानियां हैं, जो साहित्य इन भाषाओं में रचा गया है, हालांकि इनमें भी साहित्य की रचना नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उनमें भी किसी न किसी प्रकार की साहित्य की रचना मिलती जाती है, लेकिन जो ज्यादा हम अधिकांशतः कह सकते हैं तो मारवाड़ी जो शाखा है उसमें साहित्य की रचना मिलती है।
इसी तरह से अगली जो भाषा हम पढ़े वह है गुजराती। तीन हो गया ना, चौथी भाषा है ये गुजराती। अभी वो कुछ भाषाएं हैं जो तो नाम से लग ही रहा है कि कहाँ बोली जाती हैं, तो नाम से ही हम ध्यान रख लेंगे कि जो ये एक ऐसी भाषा है लगभग वैसे जो 4-5 करोड़ लोगों द्वारा लगभग बोली जाती है। 4 से 5 करोड़ लोग हैं जिनके द्वारा भाषा को बोला जाता है। नाम से ही पता है कि जैसे यह गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है। और जब गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है तो वहाँ की जो रचना है तो वो इसी भाषा में हुआ करती है। और इसे एक तरह से ये भी माना जाता है कि गुजराती जो भाषा है जो हमारी राजस्थानी भाषा है, जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था भी बताया उसके बारे में, वही जो राजस्थानी जो हमारे राज्य की भाषा है ना, हमारे क्षेत्र की भाषा है, तो उस राजस्थानी भाषा और ऐसे ही जो पश्चिमी हिंदी जो मैंने हिंदी में पढ़ाया था, जो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, इन दोनों भाषाओं का इस पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इससे प्रभावित ये भाषा है, गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है, 4 से 5 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसके बाद है मराठी। मराठी जैसे कि मराठा क्षेत्र मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अधिकांश से बोला जाता है, बम्बई, पुणे, बरार, उसके आसपास के क्षेत्र में, महाराष्ट्र प्रदेश में, तो इतने सारे प्रदेश हैं जहाँ इसे बोला जाता है। देखो मध्य प्रदेश के बस्तर, बस्तर जिले में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, बम्बई, पुणे, और कहीं बरार के आसपास के क्षेत्रों में। आसपास के क्षेत्रों में यह भाषा बोली जाती है। और बता देंगे कि इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। इसके अलावा जैसे इस बोली को एक तरह से जो इसका व्याकरण है वह मराठी भाषा की जो मराठी भाषा का जो व्याकरण है उसमें भी एक तरह से ये बताया गया है कि यहाँ कई सारी जो और बोली भी बोली जाती है, जैसे गोवा प्रदेश में है कोंकणी की भाषा बोली जाती है जो महाराष्ट्र और गोवा में भी होती है। उसे एक तरह से मराठी से संबंधित करके माना जाता है कि जैसे मानो कि एक तरह से उसके व्याकरण की और इसके मराठी के व्याकरण में भी समानता मिलती है। इस तरह की कुछ और भाषाएं भी हैं। इसी तरह से मराठी भाषा के अतिरिक्त यहाँ पर और भी बताया है कि यहाँ पे जो हिंदी, भोजपुरी, उड़िया है, उन भाषा का प्रभाव भी यहाँ बोली जाने वाली जो और बोलियां हैं, जो मराठी की बोलियां हैं, उन पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो भाषा है वह है बिहारी। जैसे नाम से ही थोड़ा सा तो पता लग रहा है कि कौन से क्षेत्र में बोली जा रही है, वो क्षेत्र तो हम देख ही सकते हैं। जैसे बिहारी भाषा है अर्थात बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी 3 शाखाएं भी बताई जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। 3 शाखाओं के नाम बताए गए हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही।
अब ये भी जैसे बिहार के क्षेत्र है तो क्षेत्र के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से बोली जाती है। और जैसे जो मागधी अपभ्रंश है, अपभ्रंश की जैसे हम बात कर रहे थे प्रारंभ में ही मैंने बताया सभी भाषाओं का विकास एक अपभ्रंश के माध्यम से हुआ है जो प्रारंभ में बोली जाने वाली भाषा थी। तो मागधी जो अपभ्रंश है, जैसे हिंदी का और राजस्थानी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, इसी तरह से जैसे बिहारी का भाषा है उसका विकास मागधी अपभ्रंश से मानते हैं। इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से है, बता देंगे, लेकिन अगर नहीं भी बताएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल क्षेत्र बताएंगे और इतना बता देंगे, ये भी बहुत है इसमें। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसको 3 क्षेत्रों में 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इनमें भी साहित्य की रचना मिलती है, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, मगही में कम मिलती है, परंतु जैसे साहित्य की दृष्टि से इन तीनों ही भाषाओं का महत्व है। और मुख्य रूप से इनमें भी ये बताया गया है कि जैसे हिंदी से ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। और जो भोजपुरी है ये भाषा उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की भाषा में भी इसका प्रयोग होता है। इसी के साथ जैसे अगली भाषा की बात करें, जैसे पंजाबी भाषा, कौन सी भाषा हो गई है, 6 नंबर की भाषा थी। अब इसके बाद 7वीं है पंजाबी भाषा। जैसे सुन भी रखा है पंजाबी को के बारे में, तो नाम से भी हमें लग रहा है जैसे पंजाब क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र हरियाणा भी है, तो इसलिए हरियाणा के क्षेत्र में भी इसे बोल लिया जाता है। तो इस क्षेत्र का भी हम नाम बता देते हैं, हरियाणा में लिखे जैसे कुछ क्षेत्र, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, और पंजाब के लिए कहेंगे तो संपूर्ण पंजाब में, और पंजाब में बोली जाती है। अब इसकी भी 2 शाखाएं बता देते हैं, पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी, ये 2 शाखाएं बता दी गई हैं, पूर्वी पंजाबी और पश्चिमी पंजाबी। क्षेत्र के आधार पर ही इनका नाम अलग अलग किया है। तो जैसे पंजाब के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली, और ऐसे ही पंजाब के जैसे पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है वह पंजाबी है। इसी तरह से जैसे इस भाषा की जो लिपि है वो भी कुछ अलग है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि बता देंगे कि इस भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। और पंजाब के ज्यादातर जैसे पश्चिमी पंजाबी जो भाषा है वह पंजाब के पश्चिमी जिले हैं उनमें बोली जाती है। इसी तरह से जो पूर्वी पंजाबी है वह पूर्वी जिलों में बोली जाती है। और एक तरह से भारत में जो अमृतसर का क्षेत्र है वहाँ ये बताया जाता है कि शुद्ध व उच्च स्तर की पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब का जो एक अमृतसर क्षेत्र है, शहर है, वहाँ ये माना गया है। मानने से अर्थ जैसे देखा गया होगा, बोलने वालों से अनुभव लिया होगा, तो शुद्ध रूप से उच्च स्तर की जो पंजाबी है वह अमृतसर में बोली जाती है। बाकी तो क्षेत्र हमने बताई दिए कि जिस तरह से यहाँ पंजाबी भाषा का बोलचाल या पंजाबी भाषा का चलन है। इसी तरह से नेक्स्ट भाषा है सिंधी भाषा।
सिंधी भाषा है, इसको भी हम नाम से इसके क्षेत्र के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे सिंध प्रांत है ना, जो सिंध प्रांत में जो क्षेत्र आता है तो वहाँ सिंधी भाषा का चलन है या सिंधी भाषा बोली जाती है। एक पर्शियन भाषा का भी इस पर प्रभाव दिखाई देता है। पर्शियन भाषा है, इसका स्पष्ट प्रभाव सिंधी भाषा पर दिखाई देता है। और इसमें कि जो भाषा है, जैसे पंजाबी भाषा है वो बोली जाती है, तो उसका भी जैसे उससे लगते हुए जो क्षेत्र है तो उसका भी प्रभाव इस पर दिखाई देता है। बाकी इसकी भी 6 उपबोलियां बताई गई हैं। सिरैकी, भिकोली, जैसे इसकी उपबोलियों को भी बताया गया है। 6 उपबोलियां हैं इसकी। इनमें से सिरैकी, भिकोली, हरेली, लासी, भिकोली, हरेली, लासी, चार हो गए हैं, सिरैकी, भिकोली, हरेली, लासी और लाड़ी व कच्छी। ये भाषाएं इसकी उपबोली में मानी जाती हैं। अब यहाँ जैसे जो संख्या लगभग बताई गई है कि जो सिंधी भाषा है उसके बोलने वालों की संख्या 20 लाख तक बताई गई है। जैसे 1981 में सरकारी आंकड़े जो जारी किए गए उसके अनुसार इनके बोलने वालों की संख्या 20 लाख तक बताई गई। लेकिन इसके अलावा जो गैर सरकारी आंकड़े जारी होते हैं उसमें इसकी संख्या 60 लाख तक बताई गई। इतने लोग हैं जो सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हिमाली भाषा। हिमाली, जैसे इसमें भी हम नाम से समझ सकते हैं, नाम से प्रतीत हो रहा है कि हिमाली भाषा है, तो लगभग एक तरह से हिमालय के जो आसपास के क्षेत्र हैं तो हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। और इसको भी 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे हिमालय के जो भाग रहे हैं तो लगभग उन्हीं क्षेत्रों के आधार पर ही इस भाषा का डिवाइडेशन किया है कि इसकी भी 3 बोलियां हैं, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। जैसे हिमालय के आसपास के क्षेत्र हैं, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में इस भाषा को बोला जाता है। और इसके 3 भाग में या 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया है। 3 श्रेणियां हैं। जिन्हें क्षेत्र के आधार पर ही इन श्रेणियों को बताया गया है, जैसे पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। यानी इन क्षेत्रों को, जैसे पश्चिमी हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे पश्चिमी हिमालय कह दिया है। मध्य क्षेत्र है, हिमालय का जो मध्य भाग है, मध्य क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वहाँ के लोगों द्वारा उसे मध्य हिमालय,
इसी तरह जो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है उस भाषा को पूर्वी हिमालय भाषा कह देते हैं। इसके अलावा जैसे गढ़वाल और कुमाऊं तक के क्षेत्र हैं, तो वहां भी एक तरह से उन क्षेत्रों में जो नाम आते हैं गढ़वाल व कुमाऊं, वहां तक इस पश्चिमी हिमालय का जैसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन भाषाओं में जैसे साहित्य की रचना है वह कम है। लगभग जो साहित्य की बात कर रहे हैं जैसे हमने और भाषाओं में भी की है कि साहित्य की रचना भी हुई है उनकी उपभाषाओं में भी, लेकिन यहाँ साहित्य की रचना के ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, 9 भाषाओं को हमने पढ़ लिया है। इससे जो आगे की भाषाएं हैं उनके बारे में अपन कल पढ़ेंगे।